नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत आज एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस है। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज थी और बिल्कुल हूबहू परीक्षा पैटर्न बेस पे जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम्स में सिर्फ यही पैटर्न रहता है। रीट का एग्ज़ाम नॉर्मली क्वेश्चंस ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, समझ बेसिस पे क्वेश्चंस है सारे। और इन टेस्ट सीरीज़ को अगर आप सबको ज्वाइन करना है और आप सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क होने आगे अभी क्लास के अंत में आपको एक बहुत ही जोरदार घोषणा की जाएगी आपके सामने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। बहुत ही खुशखबरी है सबके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। क्लास के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? सत्य सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। देखना क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन की भाषा को चेक कीजिए, कैसी भाषा पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, बिल्कुल होती है। विकास परिपक्वता तक चलता है, ऐसा अगर लिखा होता तो गलत हो जाता, लेकिन विकास परिपक्वता और सीखने की उपज होती है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते, अपूर्वानुमेय कभी नहीं होते, ये सब पूर्वानुमेय होते हैं। कैसे होते हैं? विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। फिर है विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास पश्चवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके जो सिद्धांत नहीं है तो 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है। क्रमबद्ध अधिगम पर आप सब इन क्वेश्चनों को सोल्व करना और अंत में कमेंट्स करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये वही क्वेश्चंस है जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे मैं आपके टेस्ट सीरीज तैयार करता हूँ, बिल्कुल हूबहू परीक्षा पैटर्न पे। मतलब कि आपके ब्लूप्रिंट को, इसमें पूरे ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया है, ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। कि मैं आपको एग्जाम होने के जस्ट उसी दिन शाम को मैं आपको 25 प्लस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से मिला के बताऊंगा। 25 प्लस क्वेश्चन 30 में से हूबहू टेस्ट सीरीज से मिलाऊंगा। मैं खुद मिलान करके आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट सहित, क्लास की डेट सहित आपको बताऊंगा कि इस क्लास में इतने नंबर का क्वेश्चन है। पीडीएफ डालूंगा मैं और देखूंगा कि आप ये सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन बताया है। 25 क्वेश्चन आपके हूबहू ही आएंगे। ऐसा कोई भारी एग्जाम्स नहीं है, केवल अच्छे से तैयारी करो। और पुराने पेपर्स को सोल्व करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिस इतनी जरूरी होती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ बनेगी। फिर देखिए क्वेश्चन, क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला, क्रमबद्ध अधिगम पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत बल देता है, स्किनर का। ठीक है, इसके अच्छे से मैंने बता दिया स्किनर के सिद्धांत को, पूरी क्लास है, पीछे जाके देख लेना आप। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। किस उपागम की विशेषता है? चर्चा और निष्कर्ष, चर्चा करके निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा उपागम हो गया? निर्मितवाद हो गया ना। निर्मितवाद कौन सा उपागम हो गया? निर्मितवाद उपागम में आपस में चर्चा की जाती है। ठीक है, समाज को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो सामूहिक चर्चा जहां पर भी आ जाए वहां पर निर्मितवाद उपागम आपके राइट आंसर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, निर्मितवाद जहां भी नाम आता है वह चर्चा का विषय रहेगा, चर्चा करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे। ठीक है, आपसी सामंजस्य रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा। बिल्कुल, न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते हुए देखा। फिर अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर दी। भाई न्यूटन ने देखा सेब नीचे गिरा, तो उसने अचानक क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल की
घोषणा कर दी, उसने सिद्धांत की खोज कर ली, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सेव नीचे आया। क्यों ना सेव ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए वो चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो ये कैसे हुआ? अचानक हुआ ना, अचानक हुआ। तो अचानक जो समस्या का समाधान किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? अचानक समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा है सबने, सूझ का सिद्धांत, कोहलर, कोपका, वर्धीमर, गेस्टाल्टवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसका राइट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन अंतर्दृष्टि सिद्धांत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्लास के एंड में बहुत ही बड़ी घोषणा की जाएगी आप सबके सामने टेस्ट सीरीज को लेके। आप सब तब तक हमारे एसकेसी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपके कॉन्टैक्ट नंबर किसी को भी दिखाई नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहे, किसी को भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, याद रखना। ठीक है, तो आप सब व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको आने वाली सूचनाएं दी जाती हैं, क्लास से पहले वहाँ सूचित कर दिया जाता है और प्रत्येक टेस्ट सीरीज का लिंक सब कुछ वहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम बंद हो सकता है, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं, इसलिए अपने को व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके रखना है। फिर देखिए, अधिगम तक पहुंचाने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम की प्रथम सीढ़ी क्या होती है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही तो है जो अधिगम का सुगम राजमार्ग होता है। अधिगम की प्रथम सीढ़ी होती है, तो अधिगम तक पहुंचने का जो राजमार्ग है वो अभिप्रेरणा है। क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा राइट आंसर इसका हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए सारे। अब ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मल लगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सबको नहीं आता है इसका आंसर, पढ़ना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मापन की प्रक्षेपी विधि, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। मैंने बताया था कि प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, ठीक है, इनको अच्छे से देखो। प्रक्षेपी विधियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधि कौन सी है? निर्धारण मापन ये नहीं है, अवलोकन ये भी अप्रक्षेपी है, साक्षात्कार भी अप्रक्षेपी। तो इसके अंदर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या हो जाएगा? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये जो है आपके प्रक्षेपी विधि है। कैसी है? प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों को अच्छे से देखना है। डायग्राम बनाओ, आप पढ़ाई करो ना, तब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, रीडिंग नहीं मारनी है। केवल रीडिंग मारते जाओगे कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी पल्ला नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाओ, एक तरफ प्रक्षेपी विधियां लिखो, एक तरफ अप्रक्षेपी विधियां लिखो, वर्गीकृत अवर्गीकृत डायग्राम बना के उसमें लिखते जाओ। पहले ये है, दूसरी विधि ये है, तीसरी विधि ये है, ये प्रक्षेपी में आएगी, ये अप्रक्षेपी। उससे आपकी एक मानसिक संरचना बन जाएगी। यार मैं क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्स में आपके वो मानसिक संरचना बन जाएगी डायग्राम की। मैंने लिखा था यार प्रक्षेपी के अंदर ये आया था, अप्रक्षेपी के अंदर इसका मतलब, तो इसके अंदर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हो जाएगा, तो आप इसका तुरंत आंसर दे पाओगे। ठीक है, स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दीजिए, न कि आपको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, रटंत विद्या पर कभी भी भरोसा नहीं करना है, समझकर सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? अब थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? वैसे तो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार बताए थे, मूर्त और अमूर्त। कौन से बताए थे? मूर्त और अमूर्त। फिर उन्होंने एक तीसरा बुद्धि का प्रकार एक और जोड़ दिया था, सामाजिक बुद्धि। कौन सी जोड़ी थी? सामाजिक बुद्धि। तो अब ये तीनों बुद्धियों को याद ही तो रखना अपने को। थॉर्नडाइक का नाम आते ही बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में कौन आते हैं, अमूर्त बुद्धि में कौन आते हैं, सामाजिक में कौन कौन आते हैं, ये चीजें याद रख लो बस। ये थॉर्नडाइक खत्म। ज्यादा इतना गहरा नहीं है, क्वेश्चन से ऐसे पुटअप होते हैं, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर समझ बना ली तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देखिए, सामाजिक बुद्धि बताई थी इन्होंने, शारीरिक बुद्धि ऐसा कोई नहीं बताई। शारीरिक बुद्धि बताई थी क्या थॉर्नडाइक ने? नहीं बताई। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि तीनों ही प्रकार बताए थे, लेकिन शारीरिक बुद्धि जैसा कोई बुद्धि का प्रकार नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है
और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने, मानसिक आयु बटेवा वास्तविक आयु गुणा 100, ये सूत्र बताया था। एम ए बटा सी है, एम ए मेंटल एज हो जाएगी, ठीक है, और करेक्ट एज हो जाएगी, ठीक है। एम ए बटा सी है, यानी कि मानसिक आयु कितनी है यहाँ पे 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणा 100, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 120 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 120। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। बुद्धि लब्धि पे क्वेश्चन 99% में तो बुद्धि लब्धि से बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर 1% चांसेस में बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया, ठीक है। सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया, ये 3-4 वैज्ञानिक हैं, उनको अच्छे से देख लो। बाकी क्वेश्चन यहीं से आने वाला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने से। तो इसमें एक ही सूत्र याद रखना है, एम ए बटा सी है गुणा 100, ठीक है। ये सूत्र अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्रों को चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर। चोरी करेगा तो उसको अपन पुरस्कार देंगे क्या? पुरस्कार देंगे क्या? नहीं, पुरस्कार नहीं देंगे। उदाहरण देकर। फिर देखिए ताड़ना देने से वो अधिक चोरी करेगा। सजा से भी नहीं मानेगा। तो उदाहरण देकर उनको उदाहरण देंगे कि ऐसा उदाहरण देंगे जो पहले चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उसके साथ क्या क्या बदसलूकी हुई, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया लोगों द्वारा, इन चीज़ों के उदाहरण देंगे उसको कि बेटा चोरी नहीं करते हैं। ऐसे अच्छे उदाहरण देंगे ताकि वो चोरी करना छोड़ दे, ठीक है। तो उदाहरण देके ही उसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो क्या कहलाती है? मैंने कहा था कल वाली क्लास में, जहाँ नवीन शब्द, मौलिक शब्द, उपयोगी शब्द, ये तीनों नवीन मौलिक उपयोगी अगर एक साथ कहीं पर आ गए तो बिना सोचे समझे 100% इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक बालक हमेशा नवीन प्रयोग करते हैं, मौलिक प्रयोग करते हैं, उपयोगी विचार इनके मन में आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है। सही वर्तनी लिखने से यानी कि लिखने की प्रॉब्लम है, लिखावट में प्रॉब्लम है, लिखावट में समस्या आ रही है। लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन। देखिए शब्दों को पकड़िए कि वह बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती हैं, अक्षर बनाने में परेशानी आती है, और उसे कौन सी विकलांगता है? यानी कि लिखने से संबंधित विकलांगता है। जहाँ कहीं भी लिखने से संबंधित कठिनाई आती हैं तो वहाँ हमेशा क्या होता है? डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी समस्याओं में डिस्ग्राफिया होगा, ठीक है। और पठन संबंधी अगर समस्याएं होती, बोलने संबंधी अगर समस्याएं होती, ठीक है, तो वहाँ डिसलेक्सिया हो जाता। और गणित के अंदर कोई समस्या आ रही है गणितीय संक्रियाएं करने में तो वो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। तीनों को अच्छी तरीके से, अब इन तीनों को याद कैसे? 1, 2 और तीनों डायग्राम बनाओ। तीनों डायग्राम बना के लिखो कि पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैलकुलिया। इसमें लिखो डिसलेक्सिया के अंदर क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, डिस्कैलकुलिया में क्या आती है, डिस्ग्राफिया में क्या आती है। अच्छे से इनका समझ बना के अच्छे से चीज़ों को देखो कि भाई किसमें क्या चीज़ आ रही है। डायग्राम बनाओ, अच्छे से स्मार्ट स्टडी करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कुसमायोजन से। अब एक समायोजन का टॉपिक है, एडजस्टमेंट वाला एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब कुसमायोजन क्या है? तात्पर्य बाधा आने पर मानसिक संतुलन खो देना, बिल्कुल ये कुसमायोजन ही तो है, कुसमायोजन ही तो है। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, ये भी कुसमायोजित बालक की विशेषता है। संतुष्ट व सुखी नहीं रहता है, ये भी है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है कुसमायोजन से तात्पर्य उपरोक्त सभी से है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? खेल कूद विधि पहली क्लास में मैंने बता दिया, जहाँ खेल कूद विधि पूछ ले और उसके अंदर अगर सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो हमेशा वृद्धि और विकास का सिद्धांत होता है। कैसा होता है? वृद्धि व विकास का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेल कूद विधि वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? कोल्डवेल, कुक, ठीक है। मोंटेसरी ने भी इन पर बल दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है,
वो पूर्ण कहाँ पूर्ण होती है? विद्यालय में, बिल्कुल, समाज में और परिवार में। तो तीनों ही जगह व्यक्ति सीखता है जीवन पर्यंत। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालक का विकास प्रभावित होता है, अब किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से भी होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। अगर दोनों एक ही साथ आ गए तो दोनों राइट होगा। ठीक है, तो वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों से विकास प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था में क्या होते हैं? सबसे ज्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? सबसे ज्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति शेल्फ हो जाता है, तूफान, संघर्ष, सबकी अवस्था होती है किशोरावस्था। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन देखिए, विकास से परिवर्तन, समायोजन, स्थिरता। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की को बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? अब लेव वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया था? किस पर? लेव वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया था? समाज के लोगों पर बल दिया था। ठीक है, वयस्क और समवयस्कों पर बल दिया था। ठीक है, जेडपीटी की अवधारणा दी थी, स्कैफोल्डिंग का पैटर्न बताया था। ये सब चीजें अब लेव वाइगोत्स्की का नाम आती है अपने दिमाग में संरचना बन जानी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीटी की उदाहरण बताई थी। ठीक है, वयस्कों और समवयस्कों की सहायता से सीखना। ठीक है, और जोन ऑफ रेक्सी डेवलपमेंट बताया था, स्कैफोल्डिंग मचान बताई थी, अपन किसी को सहायता दे रहे हो स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो कारक माना था उन सामाजिक कारक माना था। कौन सा माना था? सामाजिक कारक को सर्वोत्तम माना था लेव वाइगोत्स्की ने। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? सामाजिक कारक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरावस्था, किशोर की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। अब उसको अभिप्रेरणा तो मिलनी चाहिए ना, अभिप्रेरणा तो होनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? लालच। लालच कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, और जिम्मेदारियां उठाने के अनुसार भी बनाना चाहिए, लेकिन लालच कभी भी किशोर को नहीं देना चाहिए। लालच बुरी बला है। ठीक है दोस्तों, फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया था? निर्जीव वस्तुओं को सजीव। बच्चा जब शेषावस्था में होता है तो वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझ लेता है। समझता है कि नहीं समझता है? तो वो क्या है? जीववाद होता है। कौन सी प्रवृत्ति? जीववाद। और इसी को बोला जाता है सजीव चिंतन। क्या बोला जाता है? सजीव चिंतन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सजीव चिंतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कथन है जो निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। खोज पर आधारित, निर्मितवाद ने खोज पर आधारित किया था, चर्चा करके खोज करते हैं। चिंतन का विकास भी बताया। रटन पद्धति पर आज दिन तक किसी भी मनोवैज्ञानिक ने रटन पद्धति पर प्रोत्साहन नहीं दिया है, याद रख लेना। नवीन ज्ञान के निर्माण पर भी दिया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो रटंत प्रोत्साहन, रटन पद्धति को प्रोत्साहन निर्मितवाद के अंदर नहीं दिया गया है। यहाँ राइट आंसर रहेगा आपके 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा किसने दिया था? मैकक्लेलैंड ने। किसने दिया था? मैकक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। इसमें उसने बताया था कि व्यक्ति श्रेष्ठता की खोज करता है। किसकी खोज करता है? श्रेष्ठता की खोज में होता है व्यक्ति। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति यही तो चाहता है, प्रत्येक स्टूडेंट्स, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव यही तो चाहता है कि श्रेष्ठ मिले, मुझे सबसे श्रेष्ठ मिले। ये भाव सबके मन में होता है। ठीक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा में जो मैकक्लेलैंड ने बताया था, उसने कहा था कि भाई व्यक्ति श्रेष्ठतम की खोज में हमेशा तत्पर रहता है, श्रेष्ठ खोजने के अंदर तत्पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, आंतरिक जो मन से प्रेरणा मिले, अपने अंदर से, आंतरिक अंदर से प्रेरणा मिले, यानी कि बाह्य प्रेरणा न होकर आंतरिक प्रेरक के बारे में बात कर रहा है। तो पुनर्बलन, लक्ष्य तो आंतरिक अंदर से ही प्राप्त होता है ना, लक्ष्य मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना है, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। आवश्यकता, अभिवर्ती, ये तीनों 2, 3, 4 ये तीनों हैं आपके आंतरिक प्रेरक में आते हैं, लेकिन पुनर्बलन हमेशा बाह्य अभिप्रेरक में आता है। बाह्य प्रेरक में कौन आता है? पुनर्बलन आता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? अचेतन मन की भावनाओं को जानने के लिए उपयोगी है स्थितिपरक परीक्षण, साक्षात्कार, पीएफ और वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये मन में छिपी भावनाओं को जानने में सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके अंदर अपन नहीं देखेंगे, स्वयं उसको ही कई एकांत में बैठ के आंसर देने होते हैं। ठीक है, स्थितिपरक, साक्षात्कार, पीएफ ये सब चेतन मन की बातें होती है, लेकिन वाक्य पूर्ति परीक्षण में अचेतन मन की भावनाओं को जानने में उपयोगी वाक्य पूर्ति परीक्षण आंसर होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कीजिए, एक बार सब दोस्त क्लास को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं, बहुत ही परीक्षा पैटर्न्स में बिल्कुल 100% छपेंगे क्वेश्चंस, 100% एग्जाम के अंदर छपेंगे। मैं दिखाऊंगा तब आपको विश्वास होगा कि भाई यह वास्तव में हकीकत में ऐसा ही हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा समय आपका बेकार नहीं करता हूँ, डेली में मात्र 30 मिनट ले रहा हूँ। कितने ले रहा हूँ? मात्र 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी 360 डिग्री सॉल्यूशंस के साथ। प्रत्येक ऑप्शंस को अच्छे से समझा रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। बुलिमिया क्या है? ये भी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बुलिमिया डिसेबिलिटी किसके अंदर है? ये भोजन ग्रहण करने में एक विकृति है, भोजन करने में अपने को कठिनाई महसूस होती है, वो एक रोग होता है, ये होता है बुलिमिया। कौन सा होता है? बुलिमिया। ठीक है, ये भोजन ग्रहण विकृति हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को दूर की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं तनाव संबंधी समस्याओं? शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन व परामर्श से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा निर्देशन और परामर्श। तनाव को दूर करने के लिए उसको निर्देशन देंगे, उसको परामर्श देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तब जाकर के वो समस्या जो है वो तनाव से बाहर निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक नहीं है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा गोला बना दो, नहीं पूछ रहा नहीं पे गोला बना दिया करो, ताकि हाईलाइट हो जाए तो वहाँ नज़र चली जाए अपने को। ठीक है, तो अपने को पता रहे कि भाई नहीं पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे कि भाई स्वास्थ्य को पोषित करने वाले, मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले भिन्न कारकों में कौन सा कारक नहीं है? तो परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और निर्देशन कार्यक्रम। यह हो जाएगा पारिवारिक संघर्ष। अगर पारिवारिक संघर्ष होगा तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, पारिवारिक संघर्ष जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि। अब बड़ी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि? छोटी कक्षाओं के लिए तो हमेशा खेल विधि श्रेष्ठ होती है, ठीक है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए हमेशा श्रेष्ठ विधि होती है समस्या समाधान विधि। अब ये क्वेश्चन आपके, अब ये शिक्षण विधियों वाला जो टॉपिक है आपके पेडागोजी साइकोलॉजी के अंदर, इसमें से आपके दो तीन क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के शिक्षण विधियों के अंदर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पिछली बार रीट के अंदर मैथमेटिक्स में पूछा गया था, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? L2 में बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि समस्या समाधान विधि हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण की विकृति की माप कैसे करेंगे? हर्ट्ज में? नहीं, डेसिबल में। किस में करेंगे? श्रवण की जो विकृति है डेसिबल में उसका मापन किया जाता है। इसमें किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आती। विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक बिल्कुल विशिष्ट बालक होते हैं, विकलांग बालक भी विशिष्ट बालकों में आते हैं, और मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट बालकों में होते हैं। लंबे बालक, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लंबे बालक विशिष्ट बालकों में आएंगे, क्योंकि मंदबुद्धि बालक भी लंबे हो सकते हैं, पिछड़े भी लंबे हो सकते हैं, और प्रतिभाशाली भी लंबे हो सकते हैं। इसीलिए लंबे बालक आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर 3 नंबर ऑप्शन लंबे बालक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। फिर आपके सामने एक बहुत ही बड़ा पिटारा बड़ी घोषणा की जाएगी। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला जो तरीका है कम से कम काम में लाना चाहिए। मैंने आपको मतलब परसों या कल वाली क्लास में बताया था कि भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। उनमें से मैंने बताया था कि पुरस्कार एक ऐसी चीज है, पुरस्कार एक ऐसी चीज है जिसको सबसे कम प्रयोग में लिया जाना चाहिए। कम से कम प्रयोग में लिया जाना चाहिए, तो वो क्या है, पुरस्कार है। पुरस्कार को सबसे कम तरीका, पुरस्कार जो तरीका है ये कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, हालांकि इससे अधिगम होता है, पुरस्कार से अधिगम होता है, और ये अधिगम का बाह्य कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है, लेकिन पुरस्कार सबसे कम प्रयोग में लिया जाना चाहिए। पुरस्कार से लालच पैदा होता है, पुरस्कार से लालच की प्रक्रिया पैदा होती है, इसलिए पुरस्कार को सबसे कम प्रयोग में लाया जाना चाहिए। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए आज के यही क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन था, बहुत ही अच्छे थे, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन था। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न्स पे बनाए हुए थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमेशा एक ही टीचर से पढ़े, जिससे पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है। जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है वो भी बेस्ट है, जो थ्योरी पढ़ा रहा है वो भी बेस्ट है, लेकिन थ्योरी में टाइम ज़्यादा लगता है, और ऑब्जेक्टिव में थ्योरी भी मिल जाती है, 360 डिग्री आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, और एग्जाम्स का पैटर्न भी पता चल रहा है, ताकि आप लोग मतलब थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसके बाद अपने को पता ही नहीं चलता है कि अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएगा। समझ रहे हो, अब स्किनर ने पुरस्कार दंड पे प्रयोग किया, पुरस्कार और दंड पे का महत्व बताया, अब उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। अब ये अभी आखिरी क्वेश्चन आया था, ये ऐसा ही है, ये क्वेश्चन उसी से है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। हमेशा आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप सही आंसर नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आप सबके लिए ये घोषणा है कि 15 तारीख से, कितने से, 15 दिसंबर से डेली साइकोलॉजी का एक टेस्ट, किसका, मनोविज्ञान का एक टेस्ट है, मनोविज्ञान का एक टेस्ट, डेली टेस्ट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर दे दिया जाएगा। 15 दिसंबर से रेगुलर आपके टेस्ट चलेंगे, आपके 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक कंटिन्यू 30 दिन 30 टेस्टों में पूरा संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा संपूर्ण सिलेबस, और ये टेस्ट सीरीज जो है नाम मात्र, कोई फीस नहीं है इसकी, लगभग आप 0 ही मान लीजिए, क्योंकि अपने पास अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम क्या कि एक साथ 5,000 10,000 20,000 स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। सिर्फ 1,000 स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, उसमें सिर्फ आंसर 1,000 स्टूडेंट दे सकते हैं उस टेस्ट सीरीज को। तो 15 तारीख से मैं कोशिश करूंगा सबके लिए निःशुल्क, सबके लिए निःशुल्क, मैं फिर भी सबके लिए निःशुल्क कोशिश कर रहा हूँ कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध करूँ। फिर भी अगर निःशुल्क टेस्ट नहीं हो पाया, किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म को अगर यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर आपको नाम मात्र का फीस रखा जाएगा, नाम मात्र का। और अगर आप फीस देने में असमर्थ हो तो डायरेक्ट आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप पे आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपकी फीस मैं लौटा दूँगा। ठीक है, और नाम मात्र फीस का मतलब आपके 30 दिन 30 टेस्ट रहेंगे, 30 टेस्टों की जो आपकी फीस रहेगी या तो 151 या फिर 201,
लगभग यही फीस रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। अब 30 टेस्ट मिल रहे हैं, यानी 5 रुपये का एक टेस्ट आपको मिल रहा है, तो 5 रुपया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 150 रुपये सबके लिए नॉर्मल है। 150 रुपये का तो आप बाज़ार में एक पिज्ज़ा ही खा लेते हो, ठीक है। तो 150 रुपये अपनी पढ़ाई के ऊपर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 99% मैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करूँगा, फ्री टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 99% फीस मैंने सिर्फ 1% चांसेज में बताई है, और वो भी 151 से 201, यानी 151 से 201 रुपीज़ तक मात्र, ठीक है दोस्तों। तो आप सब अभी SKSC क्लास जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मैं आपके पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और सब कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। किसी को कोई दिक्कत है, और हाँ, आज के टेस्ट का जो सॉल्यूशन हुआ उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सब कमेंट्स करके बताना। और कोई टॉपिक अगर आपको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है तो कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताना, मैं उस पर आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। और अब मैं चाहता हूँ आपको डेली जो क्वेश्चन लेके आता हूँ वो टॉपिक बेसिस पे लेके आऊँ। तो टॉपिक बेस पे लेके आने हैं या नहीं लेके आने हैं, या जैसे अभी जिस प्रकार से पूरे सिलेबस से चल रहा है वैसे ही क्वेश्चन लाने हैं, ये भी आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।